हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपके एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर लॉ एंड वेलफेयर। राइट, एंड हम तैयारी कर रहे हैं एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ 2022। एंड मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ मोस्ट एक्सपेक्टेड पीवाईक्यूज। एंड हमने इससे पहले के सेशंस में काफ़ी सारे पीवाईक्यूज सॉल्व कर लिए हैं। एंड ये हमारा कंटिन्यू हम कर रहे हैं, इस सेशन में भी हम कंटिन्यू कर रहे हैं पीवाईक्यूज को। एंड लेट मी टेल यू, वी हैव कंप्लीटेड यूनिट 1 प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ मैनेजमेंट एंड यूनिट 2 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। हमने यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में थ्योरी पार्ट किया है, जो थ्योरीज पे जिन थ्योरीज पे क्वेश्चंस बनते हैं, जिन थ्योरीज के बेसिस पे क्वेश्चन का फॉर्मेशन होता है, वो सारे थ्योरी हमने कवर किए हुए हैं। एंड उन थ्योरी को हमने प्रॉपर एक्सप्लेन किया हुआ है। हमने एक्सप्लेन्ड with the whole explanation. We studied the theory, unit 1 and unit 2. And also we have studied PYQs, MCQs. So अगर आपको अगर आपने अभी तक मेरा चैनल देखा नहीं है, मेरे वीडियोस को नहीं देखा है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो आप कर लीजिए, क्योंकि जो भी नए वीडियोस मैं लॉन्च करूंगी यूट्यूब पे, उनके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें एंड आपकी तैयारी प्रॉपर वे में होती रहे। क्योंकि अगर आप कोड 55 के लिए ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर एंड लेबर लॉ के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको ऑब्वियसली एक होल सिलेबस की जरूरत पड़ेगी, जहां पर आप एक प्रॉपर वे में एक सीक्वेंस के साथ पढ़ाई कर सकें। क्योंकि आपका थ्योरी पार्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। क्योंकि आपको पढ़ने पहले आपको सॉल्व करने के लिए क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए आपको समझने की जरूरत है, और समझेंगे तभी आप जब थ्योरी पार्ट पढ़ेंगे। सो थ्योरी में जो एक्सप्लेनेशन दिए गए हैं उसको मैंने प्रॉपर वे में खत्म किया है, उसको कवर किया था। एंड उनके बेसिस पे ही आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। क्योंकि अगर आप क्वेश्चंस को सिर्फ रट के जाएंगे एग्जाम में, तो आप एग्जाम में सही मार्क नहीं लेके आ पाएंगे। क्योंकि आप रटी हुई चीज को भूल जाते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्चुअली पढ़ते हैं तो उन चीजों को आप नहीं भूलते हैं, वो आपके माइंड में लॉन्ग टर्म तक रहती हैं। तो अगर अभी अभी तक आपने अपने हमारे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही आप मेरे साथ जुड़ के अपनी पढ़ाई को एक प्रॉपर तरीके से करते रहें। और मैं आपके लिए ढेर सारे PYQs, MCQs and as well as PYQs and MCQs, I'll teach you theory part as well. यूनिट 1 to 10 कंप्लीट करके दूंगी मैं अपने इस चैनल पर। सो तब तक के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए और मेरे साथ बने रहिए। इससे पहले के सेशंस में मैंने ये सारे क्वेश्चंस कराए हुए हैं। अगर आपने अभी तक सारे कोई सा भी, या इससे पहले अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं मेरे चैनल पर, तो आप क्वेश्चंस को जाके देखिए, वीडियोस को देखिए जाके। एडुटेनमेंट स्मिता सिंह डालेंगे तो आपको सारे जितने भी सारे मैंने वीडियोस अपलोड किए हैं यूट्यूब पर, आपको सारे दिख जाएंगे। और आपकी तैयारी मेरे साथ एक प्रॉपर वे में फिर हो पाएगी। राइट, सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन फॉर टुडे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था लास्ट सेशन का, जिसमें क्वेश्चन था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड अंडर द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लेबर रेगुलेशन एंड एबोलिशन एक्ट 1917 इज नॉट करेक्ट। सो नॉट करेक्ट पूछा था, तो एज पर द क्वेश्चन आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, द लेबर कमिश्नर ऑफ ऑल दी स्टेट्स as ex officio member. So this was the right answer for this question. So let's move to the first question for today. The question is, which of the following is are not team building approach? आपको पूछा गया कि कौन सा इनमें से टीम बिल्डिंग अप्रोच नहीं है। राइट, सो हियर आर द ऑप्शंस। ऑप्शन नंबर ए, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। ऑप्शन नंबर बी, जोहारी विंडो। ऑप्शन नंबर सी, बिहेवियर मॉडिफिकेशन। एंड ऑप्शन नंबर डी, डोमेन रीशफलिंग। ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, एंड आप करेक्ट आंसर फाइंड करना है। And for each and every questions I will provide you 15 seconds to solve the question by yourself. अगर आप क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो अच्छी बात है, अगर नहीं करते हैं तो I will let you know the answer.
So here the correct answer would be for this question is option number 4. A and D are correct options for the questions. So इसमें से करेक्ट नहीं है, ए एंड डी आर नॉट करेक्ट. पॉजिटिव री टीम बिल्डिंग के लिए पॉजिटिव री की जरूरत नहीं होती है, एंड डोमेन रिशफलिंग की भी जरूरत नहीं होती है टीम बिल्डिंग के लिए. टीम बिल्डिंग के लिए जो अप्रोच, जो थ्योरीज दी गई हैं, जो आरी विंडो की बेसिस पर दी गई हैं, बिहेवियर मॉडिफिकेशन की बात की गई है. जोहारी विंडो आप पढ़ेंगे, मैं आपको जोहारी विंडो का एक अलग सा सेशन बना के लेके आऊंगी, वीडियो बनाऊंगी आपके लिए और यूट्यूब पे डालूंगी, जिसमें आप जोहारी विंडो के बारे में अच्छे से पढ़ पाएंगे, क्योंकि जोहारी विंडो पे भी क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में. राइट. सो यहाँ पर सिर्फ मैं आपको ऑप्शंस बता रही हूँ. पॉजिटिव री एंड डोमेन रिसफलिंग आर नॉट द अप्रोच फॉर बिल्डिंग अप्रोच. Right, and Johari window and behavior modification are the correct, but यहाँ पे incorrect पूछा है, तो as per the incorrect, the right answer is option number 4. A and D are the correct. This would be the correct answer for this question. Distributive bargaining, as described by Walton and McCarthy, is also called option number 1 win-win bargaining, option number 2 zero-sum bargaining, option number 3 composite bargaining, and option number 4 concession bargaining. So आपको सही आंसर फाइंड करना है. I am giving you 15 seconds for this question. So here the correct answer is option number 2, zero sum bargaining. It would be the correct answer. Right? So let's move to next question. Which of the following statements are true and false? आपको true and false बताना है. So here are the options. Option number A, organization behavior OB has been influenced by the contingency approach and the interactional approach. Option number B, Hawthorne studies led to human relations movement. Option number C, human relations movement main emphasis was an economic needs, i.e., people were more motivated by economic needs rather than social needs. Option number D, McGregor and Maslow were not main proponent and figurehead of the human relations movement. सो इनमें से आपको बताना है कौन से ट्रू हैं और कौन से फॉल्स हैं. आपके सामने मैं कोड्स दिखा दे रही हूँ आपको. कोड्स में यहाँ पे हैं 1 2 3 एंड 4, जिनमें से 1 में दिया हुआ है ए बी सी आर ट्रू, डी इज फॉल्स. 2, सी एंड डी आर ट्रू, ए एंड बी आर फॉल्स. 3, बी एंड डी आर ट्रू, ए एंड सी आर फॉल्स. एंड 4, ए एंड बी आर ट्रू एंड सी एंड डी आर फॉल्स. सो आपको करेक्ट बताना है. सॉरी, मैं आपको गलत क्वेश्चन दिखा रही थी. सो कोड का जो सही क्वेश्चन है वो ये है. मैं आपको फिर से ऑप्शंस दिखा दे रही हूँ. सो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन होगा फॉर दिस, करेक्ट आंसर होगा फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर 4. ए एंड बी आर ट्रू,
सी एंड डी आर फॉल्स। देखते हैं कैसे। ए क्या कह रहा है, ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर हैज बीन इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्टिजेंसी अप्रोच एंड द इंटरैक्शनल अप्रोच, सो दैट इज द करेक्ट। एंड हॉथॉर्न स्टडीज लेड टू ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, ऑप्शन नंबर बी, ये भी करेक्ट है। जो हॉथॉर्न स्टडीज है वो ह्यूमन रिलेशंस के बारे में बात करता है। एंड ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट मेन ऑफ एम्फेसाइज was an economic needs, i.e. people were more motivated by economic needs rather than social needs. So ये इनकरेक्ट है क्योंकि people इकोनॉमिक नीड्स की तरफ अट्रैक्टेड नहीं थे बल्कि वो सोशल नीड्स की तरफ थे। और यहाँ पे इन्होंने उल्टा कर दिया है, इकोनॉमिक नीड्स की बात की है कि इन्होंने क्वेश्चन में क्या दिया है कि इकोनॉमिक नीड्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड थे रादर देन सोशल नीड्स। बट यहाँ पर क्या था, सोशल नीड्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्टेड थे रादर देन इकोनॉमिक नीड्स। सो ये ऑप्शन यहाँ पर इनकरेक्ट हो गया। एंड ऑप्शन नंबर 4 डी, मैकग्रेगर एंड मैस्लो वर नॉट द मेन प्रोपोनेंट्स एंड फिगर हेड ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट, ये इनकरेक्ट है बिकॉज यहाँ पे नॉट दे दिया। अगर नॉट नहीं होता तो ये करेक्ट होता, बट यहाँ पे नॉट दे दिया है। मैकग्रेगर एंड मैस्लो मेन प्रोपोनेंट एंड फिगर हेड ऑफ द ह्यूमन रिलेशंस मूवमेंट के थे, वो फिगर हेड थे, राइट। यहाँ पर नहीं दिया है तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। सो ऑप्शन नंबर ए एंड बी आर ट्रू, सी एंड डी आर फॉल्स। Let's move to next question. Labor welfare movement has witnessed some distinctive developments. They are: option number A, voluntary organizations engaged in labor welfare expanded in number and influences. Option number B, state through legislations try to regulate and improve the lot of labor. Option number C, some enlightened employers took the initiative to improve the working and living conditions of labor. Option number D, trade unions fought to bring about an improvement in the working conditions of labor and to rise their status socially and economically. So आपको अरेंज करना है लेटेस्ट टू अर्लीस्ट, ठीक है। सबसे लेटेस्ट कौन सा है और उसके अर्लीस्ट क्या है, मतलब पुराना क्या है। सो आपको लेटेस्ट से अर्लीस्ट में सीक्वेंस में लाना है। सो ऑप्शंस ए बी सी एंड डी को करेक्टली आप एक बार थॉरोली पढ़िए एंड ट्राई टू फाइंड द आंसर। आपको मैं कोड्स दिखा दे रही हूँ, 1 2 3 4 कोड्स दिए गए हैं, ए बी डी ई डी सी 1 में, 2 में दिया है ए डी सी बी, 3 में दिया है बी सी डी ए एंड 4 में दिया है बी डी ए सी। सो आप एक बार करेक्टली मैच करके देख लीजिए। सो यहाँ पे करेक्ट सीक्वेंस है, सबसे पहले आएगा ए, ऑप्शन नंबर ए, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस इंगेज्ड इन लेबर वेलफेयर एक्सपेंडेड इन नंबर एंड इन्फ्लुएंसेस। उसके बाद आएगा ऑप्शन नंबर डी, trade unions fought to bring about an improvement in the working conditions of labor and to raise their status socially and economically. And option number C, उसके बाद आएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, सम इनलाइटेंड एम्प्लॉयर्स टुक द इनिशिएटिव टू इम्प्रूव द वर्किंग एंड लिविंग कंडीशंस ऑफ लेबर। एंड सबसे लास्ट में आएगा ऑप्शन नंबर बी, सम स्टेट थ्रू लेजिस्लेशंस ट्राई टू रेगुलेट एंड इम्प्रूव द लॉट ऑफ लेबर। सो ये आपका सबसे अर्लीस्ट है, ऑप्शन नंबर बी सबसे अर्लीस्ट है, और सबसे जो लेटेस्ट था लेटेस्ट है वो है ऑप्शन नंबर ए। सो आपका राइट सीक्वेंस हो जाएगा ए डी सी बी। सो यहाँ पर आपका ए डी सी बी कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2 आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ए डी सी बी। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। द नेशनल लेबर रिलेशंस बोर्ड NLRB having the responsibility to investigate unfair labor practices and complaints was established under option number 1, Industrial Disputes Act 1947,
Option number 2, the Wagner Act 1935, the Trade Unions Act 1926, and the fourth one is the Norris La Guardia Act 1932. आपके सामने ऑप्शंस हैं, क्वेश्चन है, आप एक बार पढ़ के क्वेश्चन को ट्राई टू फाइंड द आंसर. So the correct answer for this question would be option number 2, the Wagner Act 1935. All right. So option number 2 would be the correct. Let's move to next question. Which of the following statements relating to protected workmen under the Industrial Disputes Act 1947 is not correct? आपको क्वेश्चन में not correct पूछा है, तो you'll have to find the not correct. So options are option number 1, a protected workman cannot be discharged or dismissed from the services during the pendency of any such proceeding in respect of an industrial dispute without the express permission in writing from the authority before which the proceeding is pending. Option number 2, a member of the executive or other office bearer of registered trade union can only be recognized as protected workman. Option number 3, the number of protected workmen to be recognized shall be within a range of a minimum 5 to a maximum 100. And option number 4, 2% of the total workmen can be recognized protected workmen. So, आपको not correct बताना है and options are here. Please try to find the correct answer. So here the correct answer would be option number 4. The 2% of the total workman can be recognized protected workman. ये आपका ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा. यहाँ पे 2% नहीं है, ये कितना परसेंट है, ये आपके लिए होमवर्क है. आपको ढूंढना है और फाइंड करना है कि कितने परसेंट वर्क प्रोटेक्टेड वर्कमैन होते हैं. राइट. सो यहाँ पे 2% नहीं है, वो परसेंटेज कुछ और है. ये आपके लिए होमवर्क है, आप फाइंड करने की कोशिश करिएगा. एंड एज पर द क्वेश्चन दिस वुड बी द करेक्ट आंसर. एंड ऑप्शन 1 क्या कह रहा है मैं आपको समझा देती हूँ. अ प्रोटेक्टेड वर्कमैन कैन नॉट बी डिस्चार्ज और dismissed from the services during the pendency of any such proceeding in respect of an industrial dispute without the express permission in writing from the authority before which proceeding is pending. So कहने का मतलब ये है कि कोई भी प्रोटेक्टेड वर्कमैन डिस्चार्ज या डिसमिस नहीं हो सकता है अपनी सर्विसेज से ड्यूरिंग द पेंडेंसी ऑफ एनी सच प्रोटेक्शन. जब कोई भी प्रोसीडिंग अभी पेंडिंग में, अगर इंक्वायरी पेंडिंग में अभी कुछ भी प्रूव नहीं हुआ है, तो उस कंडीशन में किसी भी वर्कमैन को आप डिस्चार्ज या डिसमिस नहीं कर सकते हैं. कहने का मतलब ये. एंड ऑप्शन नंबर 2 क्या कह रहा है. अ मेंबर ऑफ द एग्जीक्यूटिव और other office bearer of registered trade union can only be recognized as protected workmen. Right. And option number 3 क्या कह रहा है. The number of protected workmen to be recognized shall be within a range of a minimum 5 and maximum 100. So that is the correct. उनका जो रेंज होता है कम से कम 5 होने चाहिए या फिर मैक्सिमम 100 होने चाहिए. तो दिस इज द सिनेरियो. एंड एज पर द क्वेश्चन, क्योंकि इसमें इनकरेक्ट पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर 1, 2 एंड 3 आर करेक्ट. ऑप्शन नंबर 4 इज नॉट करेक्ट एंड दैट इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द क्वेश्चन. ऑप्शन नंबर 4 वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. सो इस सेशन में इतना ही. आगे के सेशन में आपको मैं और भी PYQs लेके आने वाली हूँ आपके लिए. सो तब तक के लिए आप मेरे साथ बने रहिए, मुझसे जुड़े रहिए और ऐसे ही मेरी वीडियोस को देखते रहिए. एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी.